Hello dear student, this is the fourth chapter of history, forest society and colonialism. In this chapter we will discuss about the forest life of people of the colonial states and the effects which change their simple life due to the different colonial rules. As you know that the paper in the book, you read decks and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food are all come from the forest. Even the herbs and the roots used for medicinal purposes that also taken from the forest. Forest also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, fruits, flower, animals, birds and many other things. So forests are very important for the survival of human beings, animals and birds. And you will amazed that in Western Ghat it is possible to find as many as 500 different plants species in one forest patch. आपको ये सुन के बहुत अमेज्ड होंगे कि सिर्फ वेस्टर्न घाट के एक फॉरेस्ट पैच में हमें 500 डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन नीड्स बट ऑल्सो इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम. तो फॉरेस्ट हर तरीके से ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब जिस तरीके से फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स काम करता है और बहुत सारी ह्यूमन नीड को फुलफ़िल करता है, लेकिन जब ह्यूमन लाइफ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ग्रेन्स की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पर कई बार फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, विच लेड द डिफॉरेस्टेशन. So what is deforestation? Deforestation means disappearance of forest and is not a recent problem. Deforestation का मतलब होता है कि फॉरेस्ट का डिसअपियरेंस होना, मतलब गायब होना. और ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बहुत सेंचुरी से चली आ रही एक प्रॉब्लम है. इट बिकेम many centuries ago but under colonial rule it became more systematic and extensive. ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पर ये एक सिस्टमेटिक ढंग से होता था डिफॉरेस्टेशन और बहुत ज़्यादा होने लगे, जिसके कई कारण थे कि इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लैंड टू बी इम्प्रूव्ड. लैंड को इम्प्रूव किया गया फॉर द कल्टीवेशन, क्योंकि ओवर द सेंचुरीज पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी और उनकी फूड की जो नीड थी उसे फुलफ़िल करने के लिए लैंड को फॉरेस्ट को काटा जा रहा था और लैंड को लेवल किया जा रहा था. ओवर द सेंचुरीज एज द पॉपुलेशन ग्रू एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, पीसेंट्स स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था उनकी फूड की डिमांड बढ़ रही थी और इसीलिए पीसेंट्स ने फॉरेस्ट को, जंगलों को काटना शुरू किया और एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड्स, और नए लैंड्स बनाने शुरू किए. ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन. और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एनकरेज कर रहे थे, जैसे कि जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन, विच फेड अप देयर इंडस्ट्रियल नीड, जो कि उनकी इंडस्ट्रियल नीड को पूरा करती थी. In the 19th century, the demand for these crops increased. 19th century में ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये टाइम ऐसा था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी. The colonial state thought that forests were unproductive in the early 19th century. So between 1880 and 1920, cultivated areas and the expansion of cultivation showed a sign of progress. दूसरा कारण ये भी था जंगलों को साफ़ करने का, क्योंकि जो कॉलोनियल स्टेट था, जो यूरोपियन पावर थी, वो फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव समझती थी क्योंकि इससे ना तो उन्हें रेवेन्यू मिलता था और साथ ही साथ इसके जो रिसोर्सेज थे वो जो लोकल्स थे, जो इंडियंस थे, वो यूज़ कर रहे थे. तो इसीलिए 1880 और 1920 में उन्होंने इस एरिया को, जो फॉरेस्ट एरिया थे, उनको साफ़ कराना शुरू किया ताकि वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाए और ऐसा कल्टीवेशन जो यूरोपियन नीड को फुलफ़िल कर सके. और साथ ही साथ ये इस तरीके की प्रोग्रेस को अच्छा समझते थे. तो लैंड को किस लिए लेवल किया गया, फॉरेस्ट को किस लिए काटा जा रहा था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, जैसे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द नीड ऑफ ब्रिटिशर्स.
स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। 18th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब रेलवे लाइंस को लेट डाउन किया जा रहा था और जिसके लिए बहुत ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत थी। इन इंग्लैंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट वर डिसअपियरिंग। इंग्लैंड में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, वहीं पर रेलवे लाइंस भी लेट डाउन हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत पड़ी कि एक टाइम ऐसा आया जब इंग्लैंड में फॉरेस्ट डिसअपियर होना शुरू हो गए थे। सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और इसीलिए सर्च पार्टी को इंडिया भेजा गया ताकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ढूंढ सके। रेलवेज स्प्रेड फ्रॉम द 1850s। Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. रेलवे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो इम्पेरियल ट्रूप्स को, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता था, और इसीलिए 1850s का टाइम ऐसा था जब रेलवे लाइंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहे थे। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. Trees started falling as the railway tracks spread through India. और इंडिया में भी ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा काटा गया ताकि जो रेलवे ट्रैक्स के लिए जो वुड चाहिए था उसको पूरा किया जा सके। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक स्टार्टेड डिसअपियरिंग। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिविजुअल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो रेलवे के लिए जितनी भी क्वांटिटी की ज़रूरत थी वुड की वो पूरी कर सके, और इसी वजह से फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिसअपियर होने शुरू हो गए इंडिया में। तो ये कारण था डिफॉरेस्टेशन का एक, ये कि इंडिया में रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक को लेट डाउन करने के लिए वुड की ज़रूरत थी, और यही जो नीड थी वो फॉरेस्ट को काट के पूरी की जा रही थी। सेकंड जो रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का वो था प्लांटेशन। एक नया कंसेप्ट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया, प्लांटेशन। प्लांटेशन जो कंसेप्ट है इसमें क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट क्लियर टू मेक वे फॉर ट्री, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़। इसमें एक बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को साफ़ कर दिया जाता है और वन काइंड जो क्रॉप होती है उसे ग्रो किया जाता है, और उन क्रॉप्स में उस वक्त थे टी, कॉफ़ी एंड रबर, जो कि यूरोपियन नीड को पूरा कर रहे थे। द फॉरेस्ट वर टेकन ओवर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड गेव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स टू प्लांट टी और कॉफ़ी। और इसीलिए जो फॉरेस्ट था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया और उसे यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत ही कम दामों में दिया। जिस जगह पर ये प्लांटर्स टी और कॉफ़ी को ग्रो करते थे, और टी और कॉफ़ी की जो डिमांड थी वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब हम थर्ड रीज़न पढ़ेंगे जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन कॉलोनियल इंडिया में हो रहा था। पहला रीज़न जो हमने पढ़ा था वो था कि जो स्लीपर्स थे, स्लीपर्स मतलब जो रेलवे ट्रैक्स थे वो लेट डाउन हो रहे थे इंडिया में, ब्रिटेन में। सेकंड रीज़न हमने पढ़ा था प्लांटेशन, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। अब थर्ड रीज़न हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट को ग्रो करना फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए फॉरेस्ट को ग्रो करना। अब किस तरीके के फॉरेस्ट तो पहले से ही थे, लेकिन ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर इस तरीके का प्लांट उगाए जाए, इस तरीके के ट्रीज़ को ग्रो किया जाए जो कि टिम्बर की नीड को पूरा कर सके। ब्रिटिश वर वरीड दैट रेकलेस यूज़ ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स एंड यूज़ ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब ब्रिटिशर्स बहुत परेशान होने लग गए कि इस तरीके से अंधाधुंध जो ट्रीज़ को काटा जा रहा था ट्रेडर्स के थ्रू एंड यूज़, और साथ ही साथ जो इंडियन लोग थे वो भी पूरी तरह फॉरेस्ट पर डिपेंड थे, और इस तरीके से वो समझ रहे थे कि जो फॉरेस्ट है वो लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रोकें। इसके लिए डिट्रिच ब्रैंडीज
अ जर्मन एक्सपर्ट, जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे, बिकेम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। उन्हें इंडिया बुलाया गया और वो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बने इंडिया के। ही रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपल नीड टू बी ट्रेन इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब ये ज़रूरी है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, एक इसके लिए एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और लोगों को ये इसमें ट्रेन करना चाहिए कि कंजर्व किस तरीके से किया जाए, फॉरेस्ट कंजर्व किस तरीके से किया जाए। तो इस काम में डेट्रिच ब्रांडीज को लगाया गया, बट इट नीडेड लीगल सैंक्शन। इन 1864 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस was set up and helped formulate the Indian Forest Act in 1865। लेकिन इसके लिए लीगल अप्रूवल की ज़रूरत थी, एक गवर्नमेंट रूल बनाने की ज़रूरत थी, जिसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप किया गया, जिसने कई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाए। उसमें से सबसे पहला एक्ट जो बना था वो 1865 में बना था। द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट was set up at Dehradun in 1906। 1906 में इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया देहरादून में। द सिस्टम दे टॉट हेयर was called साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए उसके लिए जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उस सिस्टम को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। इन दिस सिस्टम नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। इस सिस्टम में ये होता था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होते थे, ऐसे फॉरेस्ट विच ग्रोन नेचुरली, उनको सबसे पहले काट दिया जाता था और उसकी जगह पर एक ही तरीके के ट्रीज़ लगाए जाते थे जो कि टिम्बर प्रोवाइड कराते थे ब्रिटिशर्स को। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, दिस इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। इसी को ही प्लांटेशन कहा गया। फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865। इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस इन 1878 एंड 1927। उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया 1865 में और उसमें दो बार सुधार हुए, अमेंडमेंट हुआ, एक 1878 में एंड सेकेंड 1927 में। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इंटू 3 कैटेगरीज। 1878 फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। The first one is reserve forest, second one is protected forest and third one is village forest। Reserve forest में villagers को एंट्री अलाउ नहीं थी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में विलेजर्स जा सकते थे और वहाँ से फ्यूल के लिए वुड और हाउस बिल्डिंग के लिए और जो भी उनके नीड्स थी, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब वो वहाँ से ले सकते थे। विलेज फॉरेस्ट में भी विलेजर्स एक्सेस कर सकते थे, मतलब वहाँ पर जाके अपनी यूज़ की चीज़ें ले सकते थे, लेकिन इससे कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा लोकल्स को, इंडियंस को। उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्ट। अब इतने सारे हमने रीज़न पढ़े डिफॉरेस्टेशन के। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड कर दिए और इससे इंडियंस, जिसमें कि पेस्ट्रोलिस्ट थे, जिसमें कि कल्टीवेटर्स थे, जिनकी लाइफ पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड थी, उनमें कई तरीके से एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा, बैड इफ़ेक्ट पड़ा। इन बैड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स टू फ्यूल फॉडर एंड लिव्स। विलेजर्स एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जो कि नेचुरली ग्रो होता है, जिसमें उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिलते हैं जो उनकी डिफरेंट नीड्स को पूरा करते थे, जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया एंड लीव्स। फॉडर मीन्स चारा होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जो ब्रिटिशर्स थे, वांटेड ट्रीज लाइक टीक एंड साल सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवे। उन्हें एक ऐसा फॉरेस्ट चाहिए था जहाँ पर इस तरीके के ट्रीज़ ग्रो किए जाए जो उनकी शिप बिल्डिंग और रेलवे लाइंस को जो लेट डाउन करने के लिए जो टिम्बर चाहिए था, ऐसे टिम्बर उन्हें मिले। रूट्स, लीव्स, fruits and tubers were used for many things. In the forest, almost everything was available, such as herbs, oaks, ploughs, bamboo, etc. जिस तरीके की फॉरेस्टर्स जो थे
जो पेस्ट्रोलिस्ट थे, इंडियन पेस्ट्रोलिस्ट, जो विलेजर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनके लिए उनको चाहिए था रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स. ट्यूबर्स आर द थिक पार्ट ऑफ अ प्लांट मोस्टली ग्रोन अंडर द रूट, जो कि रूट के अंदर या ज़मीन के अंदर ग्रो करता है. प्लांट का थिक पार्ट उसे ट्यूबर कहते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों की फॉरेस्टर्स को, विलेजर्स को, कल्टीवेटर्स को और पेस्ट्रोलिस्ट को ज़रूरत होती थी, जो फॉरेस्ट से उन्हें मिल जाती थी. इन द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज अवेलेबल सच एज हर्ब्स, योक्स, प्लोज, जो कि फॉरेस्ट के जो वुड होता था उससे वो लोग बनाते थे ताकि वो कल्टीवेशन कर सके. From the fruits of mahua tree, oil was extracted for the purpose of cooking and lighting lamps. Even जो oil था जिससे वो लोग कुकिंग करते थे, अपने लैम्प्स जलाते थे, वो भी उन्हें जंगल से मिल जाता था. द फॉरेस्ट एक्ट मीट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री. जैसे कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो फॉरेस्टर्स थे, विलेजर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती थी फॉरेस्ट पर. अब फॉरेस्ट एक्ट का मतलब था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना. और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? फॉरेस्ट पीपल वर फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. जब उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लग गए, तो बहुत से जो लोग थे उन्हें वुड स्टील करना पड़ा, चोरी करना पड़ा जंगलों से. जो फॉरेस्ट गार्ड अपॉइंट किए गए थे वो कई बार लोगों को पकड़ लेते थे चोरी करते वक्त और उनसे छुटकारे के बदले ब्राइब्स लेते थे, रिश्वत लेते थे. पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड हराश पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फॉर देम. और इस तरीके से जो कांस्टेबल होते थे, पुलिस कांस्टेबल होते थे, फॉरेस्ट गार्ड होते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और उनको लिए फूड की डिमांड करते थे. हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? किस तरीके से जो पेस्ट्रोलिस्ट थे उनकी लाइफ में एडवर्स इफ़ेक्ट पड़े फॉरेस्ट एक्ट के कारण. कल्टीवेटर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़े इसके बारे में पढ़ेंगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज अफेक्टेड इन यूरोपियन कॉलोनिज्म. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि नोमैडिक्स की लाइफ का पार्ट था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस पर वो सर्वाइव करते थे, वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के टाइम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, उस पर बैड इफेक्ट पड़ा. इट वॉज प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एशिया के कई पार्ट्स में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में किया जाता था. इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स सच एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, शिटेमैन और टावी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका. इन इंडिया दया, पेंडा, बेवर, नेवर्ड, झूम, पोडू, खंडैड एंड कुमरी, ये लोकल नेम्स थे इंडिया के झूम कल्टीवेशन के. अब झूम कल्टीवेशन क्या होता है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन. सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप्स इज़ हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर एंड नवंबर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े एरिया को काट दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर आग लगा दी जाती है. उसके बाद जो एशेज होती है उसमें सीड को सोन किया जाता है, सीड बोई जाती है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो उसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है. सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स. इस तरीके के कल्टीवेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब कल्टीवेशन हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद उस लैंड को 12 से 18 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो रीग्रो कर सके और जो न्यूट्रिशियंस एग्जॉस्ट हुए हैं वहाँ की सॉइल से वो भी रीग्रो हो जाए. अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन दिस प्लॉट्स. और इस तरीके के कल्टीवेशन में मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स, कई तरीके के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट. और यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे इस तरीके की प्रैक्टिस को, इस तरीके के कल्टीवेशन को हार्मफुल समझते थे. इसके कुछ रीज़न थे क्योंकि जो झूम कल्टीवेशन करते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, दे वर नोमैडिक. वो नोमैडिक थे,
वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे। लैंड विच वॉज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। इस तरीके के लैंड में रेलवे टिम्बर के लिए ट्री ग्रो नहीं कर सकते थे। व्हेन अ फॉरेस्ट वर बर्न वैल्यूएबल टिम्बर वॉज डिस्ट्रॉय, और इस तरीके से जो वैल्यूएबल टिम्बर होता था वो भी खराब हो जाता था। इट मेड हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्सेस को कलेक्ट करने में इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये एक जगह सेटल लाइफ को फॉलो नहीं करते थे। एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स रेस्ट्रिक्टेड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो उसके भी कुछ रिजल्ट निकले। who were fully dependent on the shifting cultivation, उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट को फेस करना पड़ा, जैसे कि मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, उन्हें अपने एरिया को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि अब वहाँ पर उनके लिए कोई काम नहीं था, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं कर सकते थे जिस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती थी। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस, कई लोगों ने अपने ऑक्यूपेशंस चेंज कर लिए। सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रेबेलियन, और कुछ ने रेजिस्ट किया, विरोध किया स्मॉल और लार्ज रेबेलियन करके।